अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर अगर आप लोग को याद हो हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी पढ़ी थी या सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए बिजनेसेस एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर बिजनेसेस जो है वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। हाउएवर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो ओन्ड होती है आपके और मेरे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बनाना। फिर हमने बात की कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट की जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी अगर वो कोई भी बिजनेस डिसीजन लेता है तो उनको फर्क पड़ता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी कभार बिजनेस कुछ कर तो जाता है लेकिन उससे किसी और को अफेक्ट हो रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता। तो हर वो बंदा जिस या ऑर्गेनाइजेशन जिससे बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, जो बिजनेस की एक्टिविटी से अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता था। जैसे ओनर्स हो गए, ठीक है ना, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, बैंक हो गया, लोकल कम्युनिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कॉम्पिटिटर हो। तो ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटी से क्या होते हैं बेटा, अफेक्ट। अब आज आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा, फिर कल की क्लास में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी पढ़ी थी कि एंटरप्रेन्योर के बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप शायद सुनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। ओके जी, तो सबसे पहले इसके अंदर है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, मार्केट शेयर क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब इस मार्केट शेयर का फॉर्मूला कि मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट होता है बेसिकली। देखिए, मार्केट शेयर को कैलकुलेट करने का तरीका फिर बताता हूँ ये होता क्या है। मार्केट शेयर का कैलकुलेट करने का तरीका होता है सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ the whole industry multiply by 100. Sales of the business divided by sales of the whole industry multiply by 100। इसका मतलब क्या होता है जरा सुनिएगा बेटा। फर्स्ट करो, ये एक इंडस्ट्री है। अच्छा, इंडस्ट्री में ना बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने डॉट्स है ना समझो ये सारे बिजनेसेस हैं। लेट्स से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो अब इतने सारे कॉफी की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, अब इतने सारे कॉफी वाले, ठीक है, बहुत सारे। अब इसमें लूप भी आ गया, इसमें मेल ब्रू भी आ गया, इसमें आपका टिम हॉर्टन्स भी आ गया, इसके अंदर आपका जो है वो फॉर एग्जांपल जो भी एक्स वाई जेड नाम है, ब्रू 92 वॉट एवर, जो भी नाम है वो सारे नाम आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारे बिजनेसेस इंडस्ट्री के अंदर, अगर मैं इन सब की सेल्स को टोटल कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। क्या आ जाएगा, सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट करो, इन सबको मिलाकर, इन सब की सेल मिलाकर होती है 100 करोड़ की सेल। एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब ने सेल्स कितनी की, 100 करोड़ की। तो अब इन सब ने सेल किए 100 करोड़। अब लेट्स से ये हमारा बिजनेस है, हमने देखना है कि हमारी अपनी सेल्स पूरी इंडस्ट्री में से कितना परसेंट है। लेट्स से हमने सेल किए बहुत अच्छी 10 करोड़, तो सेल्स ऑफ द बिजनेस कितनी है, 10 करोड़। सेल्स ऑफ द होल इंडस्ट्री कितनी, अच्छा अब इस सेल्स ऑफ द होल इंडस्ट्री में हम लोग भी शामिल हैं, हाँ?
मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया 10%। इसका मतलब लेट्स से ये मेल ब्रू है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब मेल ब्रू का मार्केट शेयर इज 10%। अब अगर मेल ब्रू अपनी सेल्स बढ़ाता रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ेगा वो मोनोपोली की तरफ जाएगा, वो मोनोपोली बनता जाएगा, वो मार्केट में लीडर बन जाएगा, मार्केट लीडर बनता जाएगा। तो हर बिजनेस अपना अपना मार्केट शेयर जरूर देखता है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ए लेवल इंडस्ट्री है कराची के अंदर, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स ए लेवल्स देते हैं। कितना देते हैं? 10,000 स्टूडेंट्स ए लेवल्स। इस 10,000 में से अब इसमें निक्सर, सीडर, अल्फा, सेप्टर सब आ जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कॉलेज की, सिर्फ सिंपल एग्जांपल। अब भाई इसमें 2,500 स्टूडेंट्स तो अल्फा के पास है, लगभग 2,500 निक्सन के पास है, और लगभग 2,500 ही सीडर के पास है। 100 किसी में कम होंगे, 100 ज्यादा, और बाकी 2,500 डिवाइड हुए हुए बाकी कॉलेजेस के अंदर। तो अगर मैं बोलूं मुझे अल्फा का मार्केट शेयर निकालना है तो 2,500 स्टूडेंट्स अल्फा के हैं, डिवाइडेड बाय पूरी इंडस्ट्री में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 25%। इसका मतलब अल्फा का मार्केट शेयर 25%। गाइस समझ आ रहा है ये मार्केट शेयर? गुड। ये बार बार जब आप अपनी नई क्लास के अंदर जाएंगे ना तो टीचर के मुंह से अक्सर ये मार्केट शेयर का वर्ड सुनेंगे, ठीक है, कि मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताएं, माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे बड़े ज़हीन है मेरे पास इस वक्त, मुझे बताएं मार्केट शेयर किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बताओ। देखो आपके सामने ही लिखा हुआ है, मार्केट शेयर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मार्केट शेयर डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। एक बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। अच्छा, अगर एक नया कॉम्पिटिटर आ जाए, बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट के अंदर, और उसके आते ही आपकी सेल्स गिरने लगती है और उसकी सेल्स बढ़ने लगती है, तो आपका मार्केट शेयर क्या हो रहा है? आपका मार्केट शेयर गिर रहा है। आपका मार्केट शेयर क्या हो रहा है? आपका मार्केट शेयर। वेरी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। फिर एक और कॉन्सेप्ट है, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मार्केट शेयर डिक्रीज ऐसे हुआ कि भाई देखो एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है, उसने हमारे बराबर में दुकान खोल ली है, और फिर नया उसने हमारे सामने जो है अपनी फैक्ट्री खोल ली, और उसने बहुत कम रेट में माल बेचना स्टार्ट किया, और हर बंदा उसके पास चला गया। अब उसकी सेल्स बढ़ रही है, यानी मेरा कस्टमर मेरे हाथ से निकल गया ना, मेरा कस्टमर भी उसके पास चला गया। तो अब जब उसकी सेल्स बढ़ रही है और मेरा कस्टमर कम हो रहा है, तो मेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है और उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। जैसे लूप ने किया, लूप कॉफी शॉप जो है इरफान जुनेजो की, उसने क्या किया भाई, वो आया मार्केट के अंदर, उसने बहुत कम रेट पे कॉफी बेचना स्टार्ट की। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब उसने कम रेट पे कॉफी बेची तो बहुत सारा मेलव्यू का कस्टमर और डिफरेंट लोगों का कस्टमर जो है वो उसके पास गया होगा, और उसने हम देखते ही देखते बहुत सारी ब्रांचेस खोल ली है, तो उसका सेल्स बढ़ रहा है, उसका शेयर बढ़ रहा है मार्केट का, और किसी ना किसी का मार्केट शेयर घट रहा होगा फॉर श्योर। अच्छा जी, अब एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सर सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अच्छा, इसको बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। कुछ जगहों पे सिर्फ रेवेन्यू, कुछ जगहों पे सेल्स, ठीक है। बिल्कुल अली, अगर मार्केट शेयर बढ़ने लग जाएगा ना तो अथॉरिटी भी आपके पास होगी, फिर लोग आपसे पूछ के काम करेंगे, बिकॉज यू आर द मार्केट लीडर। अच्छा जी, सेल्स रेवेन्यू का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सेल्स रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बचपन से हम लोग सीखते हुए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स,
ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब एक यूनिट कितने का सेल होगा मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स बेचने हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $10। उन्होंने एक दिन में बेचे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स 5000। तो बताओ इस बिजनेस की सेल कितनी हुई। 10 मल्टीप्लाई बाय 5000 दैट इज $50। ठीक है। इस तरह आप सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो। बचपन में जब आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई थी ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में सवाल था अहमद सेल्स 10 एप्पल्स, ईच एप्पल इज सोल्ड फॉर $2, व्हाट विल बी हिज टोटल रेवेन्यू। तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20। ये वही चीज है, बस आज हम बड़े हो गए, आज हम उसको सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। अच्छा, हर बिजनेस सेल्स क्यों कैलकुलेट करता है भाई? क्योंकि सेल्स कैलकुलेट करके एक तो उसको पता चल जाता है कि भाई उसका मार्केट शेयर क्या है, और दूसरा सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत आसान है। टोटल रेवेन्यू कि एक बिजनेस ने कितनी टोटल सेल्स की एक पर्टिकुलर पीरियड में, माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस रेवेन्यू क्या है $500,000 का, और पूरे साल में उसकी कॉस्ट थी इसको बेचने की, सारा कुछ करने की 3,50,000, तो उसने प्रॉफिट कमाया कितना बेटा? 1,50,000 का। ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का तरीका है। अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है ना, ये तो एक इसके ऊपर तो बकायदा पूरा एक वो होता है, और ये अकाउंट्स में भी आपको सिखाई जाएगी बहुत लंबे उस पर। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, अगर यही चीज नेगेटिव में होगी तो लॉस है, और पॉजिटिव है तो प्रॉफिट। तो देखिए, सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हैं, एक हम करते हैं मार्केट शेयर, दूसरा कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है प्रॉफिट या लॉस। ये क्लियर है दोनों चीजें? देखिए, मैं सारी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने रख रहा हूं ताकि जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि सर ये क्या होता है और वो क्या होता है। अच्छा, अब जरा सोच के मुझे बताओ कि एक बिजनेस अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकता है और सेल्स को कैसे कम कर सकता है। इसको इसको यूं लिखते हैं हम लोग, हाउ कैन a business increase its sales? On the other hand, how can how will, yeah, how might a business face fall in sales? क्यों सेल्स घटेगी, क्यों सेल्स बढ़ेगी? एक सेल्स बढ़ा कैसे सकते हैं? नंबर वन, अपनी प्राइसेस को लो करके, लो प्राइसेस कर लो, सेल बढ़ जाएगी। और क्या रीजन हो सकती है सेल्स बढ़ाने की? बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दो, कस्टमर दोबारा आएगा, सेल्स बढ़ेगी। और क्या हो सकता है जी, बताएं। गुड एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। आप जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे आपकी सेल्स बढ़ेगी। मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, मोर वेराइटी ऑफ
प्रोडक्ट्स। जितनी ज्यादा वैरायटी दिखाओगे कस्टमर को, उतनी ज्यादा चीजें कस्टमर खरीदेगा। बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस, बिल्कुल कस्टमर को अच्छी सर्विस दो। अच्छा आपके पास कोई सेल्समैन हो, वो आपका माल बेचेगा। ठीक है। अच्छा और ये हुई। अच्छा, गुड स्टाफ, गुड सेल्स स्टाफ, अच्छे सेल्समैन होंगे ना, वो भी आपका माल बेच के आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, प्रमोशंस, प्रमोशंस क्या होता है? प्रमोशंस, ये सब याद रखना भाई। ठीक है ना। प्रमोशंस क्या होंगी? प्रमोशंस करनी है, फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, लॉयल्टी कार्ड्स बना दो। आजकल बहुत ज्यादा चलता है, आपके घर वाले भी पूछते हैं किसी कार्ड पे डिस्काउंट है, बैंक कार्ड डिस्काउंट्स, ये दे दो। ये स्कीम्स यही है बेटा, प्रमोशंस। और क्या हो सकता है भाई? सेल्स बढ़ाने के तरीके बताएं मुझे। पैकेजिंग अच्छी कर दो, वेरी गुड। अच्छी पैकेजिंग से भी माल आपका बिकेगा। इन्फ्लुएंसर्स को ले आओ, एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा, फॉल कब होती है सेल्स? नंबर वन, प्राइस केप्ट इज टू हाई। जरूरत से ज्यादा महंगा बेचना, कस्टमर कट जाएगा। हाई कंपटीशन, कस्टमर बहुत ज्यादा कंपटीशन से, आप कस्टमर के सामने बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो कंपटीशन हाई है। ठीक है। पुअर क्वालिटी, क्वालिटी खराब हो गई। अब एक बड़ी जरूरी बात लिखवा रहा हूं, सही है। डीमोटिवेटेड या अनट्रेन्ड सेल्स स्टाफ, नाखुश या फिर अनट्रेन्ड सेल्स स्टाफ रखा हुआ है आपने। अगर सेल्स स्टाफ अनट्रेन्ड होगा, कस्टमर कटेगा, कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। नॉट हैविंग sufficient इन्वेंट्री, आपकी दुकान में माल ही नहीं है, माल खत्म हो जाता है। ठीक है। मिसलीडिंग कस्टमर, आप कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो। आज आप कस्टमर को बेवकूफ बनाओगे, वो एक बार बेवकूफ बनेगा, अगली बार वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। अच्छा, आपका माल ही नहीं है, कस्टमर माल लेने आया, आपके पास माल नहीं है, आपकी सेल नहीं होगी। आपका स्टाफ अनट्रेंड है, कस्टमर मांग रहा है कुछ, वो दे कुछ रहा है, वो सही ट्रेन नहीं कर रहा, कस्टमर को सही समझा नहीं रहा, अल्टीमेटली कस्टमर चला जाएगा। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, आपके प्राइसेस टू हाई है। इन सब चीजों की वजह से आपका कस्टमर जो है वो कटेगा, आपकी सेल्स गिरेगी। और अब आप लोगों ने तो सीख लिया होगा कि जब सेल्स गिरेगी तो क्या कम होगा? सेल्स गिरेगी तो क्या कम होगा? मार्केट शेयर कम हो जाएगा। वेरी गुड। और फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट भी गिरेगा। सही है। अच्छा, अब देखिए, मैंने आज आपको एक और चीज सिखाई, इसका मतलब हमने एक और चीज सीखी। वो क्या सीखी? देखो, कॉम्पिटिटर रिड्यूस्ड इट्स प्राइसेस। बताओ, अगर कॉम्पिटिटर ने, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, बताओ कॉम्पिटिटर ने अगर अपनी प्राइसेस को कम किया होगा, हमारे साथ क्या हुआ? सेल्स ऑफ आवर बिजनेस स्टार्टेड टू फॉल, हमारी सेल गिरी। अभी रुकना। अब बताओ, अगर हमारी सेल गिरेगी तो क्या होगा? हमारी सेल गिरेगी तो क्या चीज कम होगी? वेरी गुड बेटा। अगर हमारी सेल गिरेगी तो हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। और अगर हमारा मार्केट शेयर भी कम होगा और सेल्स गिरेगी तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट भी कम होंगे।
ये लिंक देख रहे हो, ये जो लिंक चेन बनाई है, कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कम किया, सेल्स गिर गई, सेल्स गिरी, मार्केट शेयर गिरा, मार्केट शेयर गिरा, प्रॉफिट गिरा। ये देख रहे हो पूरी चीज, इसको बोलते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। ये आपका टीचर आपको इंशाल्लाह जाकर सितंबर अक्टूबर में सिखाएगा। मैं आपको ये एनालिसिस की चेन सिखा रहा हूं कि देखो बिजनेस में हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, और एक चीज होती है उससे कुछ होता है, फिर उससे कुछ होता है। वो जब आप अपने आंसर्स में लिखोगे ना, अल्टीमेटली इसको बोलते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? चेन ऑफ एनालिसिस। समझ आ रही है बात? हाँ, इसको कहते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर आपको अभी सिखाता रहूंगा, अलग अलग चीजों की सेल चेन होगी बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अ बिजनेस इज यूजिंग cheap quality material in its product। चलो बताओ, अब क्या होगा, इससे क्या होगा? A business is using cheap quality material in its product। सोच के, डायरेक्ट सेल्स पे नहीं आना, सोच के बताओ कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा बंदा है जिससे तुम कपड़े लेते हो, कुछ भी लेते हो, और वो चीप क्वालिटी मटेरियल यूज करेगा, तो अल्टीमेटली सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी। मानते हो? अच्छा, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी तो क्या होगा? अभी लिखा है किसी ने, कस्टमर्स, अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स। अब बताओ, अगर कस्टमर एक बार अनसेटिस्फाई हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपकी सेल्स गिर जाएगी। बताओ, अब सेल्स गिरेगी तो क्या होगा? अभी ऊपर पढ़ा है हमने चेन, मार्केट शेयर गिर जाएगा। बताओ, मार्केट शेयर गिरेगा तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। गाइस, मुबारक हो, आप लोग आज एनालिसिस सीख गए। ये बच्चों को बहुत लेट आता है, मगर मुझे आप लोग खुद बता रहे हो चैट्स, आप लोग एनालिसिस सीख गए भाई आज। छोटी मोटी सही, अभी तो इसमें बहुत प्रैक्टिस बाकी है, लेकिन आज आप लोगों को इसका अंदाजा हो गया कि इस चेन को कैसे बनाते हैं। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। और बिजनेस में हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं बच्चों को बोलता हूँ उसको यूं याद रखो, ये चेन ऑफ एनालिसिस है। ऑडी का, ऑडी है ना, ये ऑडी का एक तरीके से लोगो बनता है, चेन है, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, और हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जरा सी एक ईंट हिलाते हो ना, सारी चीजें छिड़ जाती है बिजनेस के। समझ आ रहा है? अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट आज का पढ़ते हैं, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। ये वर्ड भी आप बहुत सुनोगे आज। आपको सेल्स टर्नओवर, सेल्स रेवेन्यू तो मैंने सिखाया ना। सेल्स टर्नओवर, सेल्स रेवेन्यू, टर्नओवर, ये सब तो सेल्स होती है। ये है लेबर टर्नओवर। अब ये लेबर टर्नओवर क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, वर्कर्स का छोड़कर जाना इज लेबर टर्न। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग divided by
total number of staff employed multiply by 100। भाई एक बिजनेस है, उसके पास 100 एम्प्लॉयज हैं और हर साल बिला वजह के 30 एम्प्लॉयज छोड़कर चले जाते हैं। अब जाहिर है जब छोड़ के जाएंगे तो हम उनकी जगह दूसरे लोग भी रखेंगे। तो अब क्या होगा, अगर मुझे कोई बताए कि भाई बताओ इस कंपनी का लेबर टर्नओवर कितना है, तो नंबर ऑफ स्टाफ कितने लोग छोड़ के गए, 30 थे, कितने लोग 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आया 30%। इसका मतलब ऑन एवरेज 30% स्टाफ लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये कम होना चाहिए या ज्यादा? सोच के बताओ, ये कम होना चाहिए या ज्यादा? ये तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बार बार स्टाफ का जाना अच्छी बात नहीं है। सोचो अपनी स्कूल में जब बार बार मैथ्स का टीचर चेंज होता था तो कितना मुश्किल होता था। आज एक टीचर आया, अगले महीने चला गया, आज आया, अगले महीने चला गया, आज आया। क्या हो रहा था भाई? लेबर टर्नओवर बहुत हाई था। तो दिस शुड बी एट अ वेरी लो रेट। बिजनेसेस को कोशिश करनी चाहिए कि उनका वर्कर छोड़कर ना जाए, क्योंकि वर्कर छोड़कर जाता है तो उसके हाँ ये पर ईयर उसके अपने मसले मसाइल। लेकिन लेबर टर्नओवर क्या होता है? अगर आप ये वर्ड सुनोगे लेबर टर्नओवर, तो उसका मतलब क्या है? वर्कर के छोड़ छोड़कर जाना। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने मार्केट शेयर पढ़ा, आज हमने पढ़ा सेल्स रेवेन्यू, या इसका दूसरा नाम सेल्स टर्नओवर भी होता है, ठीक है ना। सेल्स टर्नओवर मतलब सेल्स, ये कैसे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर। फिर मैंने कहा देखो सेल्स को कैलकुलेट करके या तो मार्केट शेयर कैलकुलेट होता है या सेल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है। फिर हमने डिस्कशन की कि भाई सेल्स बढ़ती कैसे और कम कैसे हो सकती है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कि भाई चेन ऑफ एनालिसिस क्या होती है, कॉम्पिटिटर ने ये किया तो क्या होगा, थोड़ी चेन ऑफ एनालिसिस पे बात की। और आज हमने बात की है आपके लेबर टर्नओवर के ऊपर। किसके ऊपर बात की? लेबर टर्नओवर के ऊपर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? वर्कर के छोड़ छोड़कर जाना। अब इस वर्कर के छोड़कर जाने की वजह क्या होती है और वर्कर छोड़कर जाता है तो क्या होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, और फिर उसकी एनालिसिस भी सिखा दूंगा आप लोग। तो उसके लिए आप अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह इंतजार करिएगा। दैट्स ऑल।